Hello dear students, this is Mansoor Mustafa. Now this is the last part of the MCQs for the topic of dynamics from the past papers of the Cambridge IGCSE on O level. Now in previous two parts we discussed about the questions from the balanced and unbalanced forces, from the circular motion, friction, and from the topic of vectors. Now in this video, in the last part, we'll discuss the questions from the motion under gravity, and we'll discuss the questions from the thinking, break and stopping distance. Now before solving this question, before watching this video, I'll just recommend कि अगर आपने, if you haven't watched the lectures of these two topics, first of all go to those videos, then come back to solve these questions, then you will have a better idea, better understanding of these questions. ठीक है, अगर आपने videos देख लिए हैं, so let's start. Now first of all we'll be solving the questions from the thinking, braking and stopping distance, then we'll move to the questions from the motion under gravity. Now the first question is that a car travels along a road. The driver stops the car by pushing his foot down on the brake pedal. What does not change if the pushes harder on the brake pedal? मतलब ये कि वो जो ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई कर रहा है, अगर वो ब्रेकिंग फोर्स को ज़्यादा करता है, इंक्रीज कर देता है, तो उस ब्रेकिंग फोर्स के इंक्रीज होने से कौन सा फैक्टर है जो कि चेंज नहीं होगा, जिसमें कोई भी चेंज नहीं होगा. अब आप देखिए, आप ड्राइवर क्या कर रहा है, उस ब्रेकिंग फोर्स को इंक्रीज कर रहा है. नाउ जस्ट कंसीडर, जस्ट रिकॉल कि दिस वाज द सिनेरियो. व्हाट हैपेंस, आप कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, कोई इमरजेंसी में कोई इफ यू फॉर एग्जांपल इफ यू आर ड्राइवर, आप कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी हर्डल देखते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस, जैसे ही आपने उस ऑब्जेक्ट को देखा, यू जस्ट सेंड अ सिग्नल टू योर आई. आपकी जो आई है, दैट सेंड्स अ सिग्नल टू योर ब्रेन. मतलब इनिशियली क्या होता है, आपकी आई किसी ऑब्जेक्ट को देखती है, योर आई सेंड्स अ सिग्नल टू योर ब्रेन एंड ब्रेन सेंड्स अ सिग्नल टू योर फुट, और फिर आप अप्लाई करते हैं ब्रेक. ठीक है ना. दैट मीन्स के ये जो फोर्स, जब हार्डर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो आप जब तक अप्लाई नहीं करेंगे, उससे पहले उस फोर्स का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. दैट मीन्स के जो आपका रिएक्शन टाइम है, या जो आपका थिंकिंग डिस्टेंस है, थिंकिंग डिस्टेंस क्या होता है, इट्स द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम, उसका इस फोर्स को हार्डर प्रेस करने से कोई भी कंसर्न नहीं है, बिकॉज वो तो डिस्टेंस फोर्स अप्लाई करने से पहले ट्रेवल कर लेते हैं. तो दैट मीन्स कि अगर आप इस फोर्स को इंक्रीज करें, हार्डर फोर्स अप्लाई करें, तो उस फोर्स का इफेक्ट आपके ब्रेकिंग डिस्टेंस पर तो हो सकता है. अगर ब्रेकिंग डिस्टेंस पर होगा तो डेफिनेटली स्टॉपिंग डिस्टेंस पर भी होगा, बिकॉज स्टॉपिंग डिस्टेंस में ब्रेकिंग डिस्टेंस प्लस थिंकिंग आते हैं. बट उस फोर्स का इफेक्ट थिंकिंग डिस्टेंस पे नहीं होगा. थिंकिंग डिस्टेंस विल नॉट डिपेंड कि आप हार्डर फोर्स अप्लाई करें या आप कम फोर्स अप्लाई करें. तो दैट मीन्स के इस क्वेश्चन में आपने वो फैक्टर बताना है, वो फोर्स बतानी है, जिससे ये मीन्स कि आपने वो फैक्टर बताना है जिससे इस फोर्स के हार्डर अप्लाई करने का इफेक्ट नहीं होगा. सो दैट विल बी द थिंकिंग टाइम, थिंकिंग डिस्टेंस, बिकॉज थिंकिंग डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है जो कि आप फोर्स अप्लाई करने से पहले ट्रेवल कर लेते हैं. सो दैट्स वाई इस थिंकिंग डिस्टेंस पे उस फोर्स का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट minimum braking distance for a car is tested on a dry road. The test is then repeated on a wet road. ठीक है ना. एक ड्राइव टेस्ट की गई एक कार की, पहले ड्राई रोड पे, फिर उसी सेम कार की टेस्ट ड्राइव की गई वेट रोड पे. अब आपने बताना है व्हाट हैपेंस टू द ब्रेकिंग डिस्टेंस एंड द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर्स एंड द रोड. मतलब ये कि आप कंपैरेटिवली बताना है, जब वेट रोड पे वो टेस्ट होगा तो वेट रोड पे फ्रिक्शन पे क्या इफेक्ट होगा और ब्रेकिंग डिस्टेंस पे. सो नाउ जस्ट रिकॉल कि ये वो फैक्टर है जो वी डिस्कस ड्यूरिंग द लेक्चर, कि जो फ्रिक्शन होती है वो इस तरह डिपेंड करती है कि अगर रोड वेट है तो वेट रोड में फ्रिक्शन कम होती है एज कंपेयर टू द ड्राई रोड. सो दैट मीन्स के अच्छा, फ्रिक्शन के साथ ब्रेकिंग डिस्टेंस इन्वर्सली रिलेटेड होता है. नाउ आपने बताना है फ्रिक्शनल फोर्स और ब्रेकिंग डिस्टेंस. तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी, वेट रोड पे डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज जितना रोड वेट होगा उसमें मीन्स के सरफेस शाइनी हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, तो स्मूथ होने की वजह से उसमें फ्रिक्शन कम हो जाएगी. तो फ्रिक्शन क्या होगा, वेट रोड पर डिक्रीज हो जाएगी, और फ्रिक्शन के डिक्रीज होने से ब्रेकिंग डिस्टेंस increase हो जाएगा. You will take more time to stop. So what happens finally, friction decreases whereas braking distance increases. Now next question is that
A car is traveling at a constant speed along a road and driver drives over a large patch of oil. The driver applies the brake to stop the car. Again, if there is a patch of oil, it means कि वहाँ पर friction क्या होगी, decreased हो जाएगी, कम हो जाएगी. Compared to the braking on the dry road, what may happen? Again, ये पहले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है. अगर आप इस ड्राई रोड को ऑयल पेच वाला जो रोड है उससे कंपेयर करते हैं तो फ्रिक्शन पे क्या इफेक्ट होगा. सो अगेन क्या होगा, फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगी, सॉरी फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाएगी, और फ्रिक्शन के डिक्रीज होने से जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है, रिमेंबर दिस थिंग, इससे थिंकिंग डिस्टेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज दैट विल डिपेंड ऑन स्पीड. अगर आप सेम स्पीड के साथ ट्रैवल करें तो थिंकिंग डिस्टेंस पे इस फ्रिक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, वो सेम रहेगा. जस्ट जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा. नाउ that means the correct option will be the car takes longer to slow down because reduce the friction between the tire and the road. Friction increase होगी जिससे braking distance increase होगा, so car will take more time. ठीक है. Now next question is that a car travels along a road at a speed of 50 kilometers per hour. The driver applies the same braking force at the speed at the same place on the dry when surface is dry and then that day when the road is wet. Again आप देखें इसी तरह related questions हैं सारे. On the wet surface, how many of these distances are greater than on the dry road? वेट रोड पे कौन कौन से डिस्टेंस जो होंगे वो ग्रेटर होंगे ऑन ड्राई रोड पर. आप अब देखें, वेट रोड पर फ्रिक्शन इंक्रीज होती है, फ्रिक्शन के इंक्रीज होने से ब्रेकिंग डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, थिंकिंग डिस्टेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. सो अगर ब्रेकिंग डिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो एक तो ये हो गया. अब ब्रेकिंग डिस्टेंस के इंक्रीज होने से स्टॉपिंग डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज स्टॉपिंग डिस्टेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थिंकिंग प्लस ब्रेकिंग. अगर थिंकिंग सेम भी है बट अगर ब्रेकिंग डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो ब्रेकिंग के चेंज होने से स्टॉपिंग डिस्टेंस चेंज हो जाएगा. सो दैट मीन्स के ओवरऑल जो डिस्टेंस चेंज होंगे वो होंगे ब्रेकिंग और स्टॉपिंग. तो दैट मीन्स के दो डिस्टेंसेस होंगे आउट ऑफ दीज जो कि चेंज हो जाएंगे. Now we move to the questions from the motion under gravity. Okay. Now the first question is that a student drops from the raised table tennis ball in the air. एक टेबल टेनिस बॉल है जो कि एयर में ड्रॉप करता है. What happens to the velocity and the acceleration of ball during the first few seconds after release? Now this is the question related to the free fall. देखें free fall या motion under gravity. तो देखें जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को in the influence of gravity through करते हैं तो just consider this scenario. देखें means के this situation डाउनवर्ड फोर्स वेट भी एक्ट कर रही है, एयर रेजिस्टेंस भी एक्ट कर रही है. अब एयर रेजिस्टेंस और डाउनवर्ड फोर्स के इंक्रीज होने से क्या होता है, उसकी जो नेट रिजल्टिंग फोर्स है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है. उसके डिक्रीज होने से स्टिल ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है लेकिन उसकी एक्सेलरेशन का जो रेट होता है वो डिक्रीज हो जाता है. दैट मीन्स के उसकी स्पीड स्टिल इंक्रीज होगी बट उसकी जो एक्सेलरेशन है दैट विल रिड्यूस. ठीक है ना. अब इसी तरह अगर हम इसको कंपेयर करें, बिकॉज क्वेश्चन में आपसे पूछा ऑयल का. नाउ ऑयल एक्ट्स इन द सेम वे, मतलब जिस तरह से एयर इन्फ्लुएंस करती है ऑब्जेक्ट को, एयर रेजिस्टेंस, सेम वे अगर आप किसी लिक्विड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो लिक्विड में जो अपवर्ड फोर्स जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट, या इसको हम कहते हैं बायंट फोर्स. ठीक है ना. इट एक्ट्स इन द सेम वे जस्ट लाइक एयर रेजिस्टेंस. जिस तरह एयर रेजिस्टेंस के इंक्रीज होने से नेट रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज हो जाती है और ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज हो जाती है. तो इन सेम वे जब आप लिक्विड को किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में थ्रो करेंगे तो व्हाट हैपन्स आफ्टर इट्स ड्रॉपिंग, उसकी जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी लेकिन वेलोसिटी स्टिल इंक्रीज होती रहेगी. कब तक इंक्रीज होती रहेगी, जब तक वो टर्मिनल वेलोसिटी को रीच ना कर दे. बट यहाँ पर इस तरह का मतलब कंडीशन नहीं है. तो सिंपली व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट कि उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी बट जो उसकी एक्सेलरेशन है दैट विल reduce. Now next question is that at time t1 a stone is dropped from a stationary balloon. The stone reaches a terminal velocity at time t2. Which row gives the acceleration of the stone at time t1 and t2?
एक बलून है जो कि एक स्टेशनरी बलून से स्टोन को ड्रॉप करते हैं। आपने बताना है वो स्टोन जो है टर्मिनल वेलोसिटी को रीच कर लेता है, तो आपने बताना है टर्मिनल वेलोसिटी पे उसकी एक्सेलरेशन मींस के व्हाट वाज द एक्सेलरेशन एट द टाइम ऑफ व्हेन इट वाज ड्रॉप्ड एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट द टाइम ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। सो जस्ट कंसीडर, जस्ट रिकॉल कि दिस वाज द ग्राफ ऑफ द एक्सेलरेशन व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। तो इनिशियली जब ऑब्जेक्ट फॉल करता है एट दैट टाइम इट्स उसकी जो मोशन होती है दैट इज फ्री फॉल, इस वजह से उसकी जो एक्सेलरेशन होती है दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्चुअली ये 9.8 होती है बट इसको हम राउंड ऑफ करके 10 मीटर पर सेकंड कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, 10 मीटर पर सेकंड। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट फॉल करेगा एयर रेजिस्टेंस के इंक्रीज होने से उसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी एंड एट टर्मिनल वेलोसिटी उसकी जो एक्सेलरेशन है दैट बिकम्स जीरो, बिकॉज स्पीड कांस्टेंट हो गई तो टर्मिनल वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, जीरो। दैट मीन्स कि उसकी एक्सेलरेशन कैसे चेंज होगी, फ्रॉम 10 जब उसने ड्रॉप मीन्स के जिस टाइम पे स्टोन ड्रॉप हुआ at that time acceleration is 10 meter per second square and at the terminal velocity this acceleration is zero. Now next question is that an object falls from the race through the air and the air resistance on it increases. The object reaches the terminal velocity. Again object terminal velocity को reach कर रहा है. Which quantity decreases until it reaches the terminal velocity? आपने बताना out of these quantities कौन सी quantity है जो कि decrease होगी जब तक object terminal velocity को reach कर ले. अब आप देखिए terminal velocity को reach करने के लिए speed अभी हमने discuss किया कि velocity इंक्रीज होती है। वेलोसिटी का मतलब यहाँ पर अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो स्पीड होगा, तो दैट मीन्स कि स्पीड इंक्रीज होती है और वेट उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो सेम रहेगा। स्पीड इंक्रीज होगी और स्पीड के इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। दैट मीन्स के ये जो फैक्टर है अभी हमने डिस्कस किया कि जब टर्मिनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट रीच कर देता है तो स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीजेस, वो डिक्रीज नहीं होती। बट एट द टाइम ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी जब तक टर्मिनल वेलोसिटी रीच नहीं करता ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज हो रही होती है। वो इनिशियली 10 होती है, वो 10 से डिक्रीज होकर 0 पे आ जाती है। तो इट मीन्स कि आपने वो क्वांटिटी बतानी है जो डिक्रीज हो रही है, सो दैट क्वांटिटी इज द एक्सेलरेशन। Now next question is that an object falls from the rest through the air। अब आप देखें ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, ओनली विद द डिफरेंस कि प्रीवियस क्वेश्चन में आपने ये बताना था विच क्वांटिटी डिक्रीजेस, इस क्वेश्चन में आपने बताना है विच क्वांटिटी इंक्रीजेस। अब आप देखें अभी हमने कहा कि जब ऑब्जेक्ट फॉल करने लगता है तो उसकी स्पीड भी इंक्रीज होती है और स्पीड के साथ काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। तो आउट ऑफ दीज क्वांटिटीज यहाँ पे ना तो स्पीड गिवन है ना तो काइनेटिक एनर्जी, और एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन तो डिक्रीज होती है, एक्सेलरेशन इंक्रीज नहीं होती। इसी तरह जो रिजल्टेंट फोर्स है, अब देखिए रिजल्टेंट फोर्स डिपेंड करता है डिफरेंस ऑफ टू फोर्सेस। अगर एयर रेजिस्टेंस जस्ट लाइक हमने कंसीडर किया कि जब ऑब्जेक्ट फॉल करने लगता है तो उसके वेट तो सेम रहता है, उसकी ग्रेविटी सेम रहती है, बट जो एयर रेजिस्टेंस है दैट कीप्स इंक्रीजिंग। तो एयर रेजिस्टेंस के इंक्रीज होने से रिजल्टेंट फोर्स भी डिक्रीज हो रही होती है। इट मींस के दीज आर द फैक्टर्स, एक्सेलरेशन रिजल्टेंट फोर्स, ये दोनों डिक्रीज होते हैं, वेट कांस्टेंट रहता है। तो इंक्रीज कौन सी क्वांटिटी हो गई, दैट इज द एयर रेजिस्टेंस। आप देखें जैसे जैसे ऑब्जेक्ट फॉल करने लगता है इनिशियली एयर रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो होती है टाइम ऑफ फॉलिंग, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है एयर रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, और जब वो टर्मिनल वेलोसिटी को रीच करता है तो एट दैट टाइम एयर रेजिस्टेंस बिकम इक्वल टू द वेट। तो इट मींस के दिस इज द क्वांटिटी जो कि ऑब्जेक्ट जब टर्मिनल वेलोसिटी को रीच करता है अंटिल इट्स रीचिंग टर्मिनल वेलोसिटी एयर रेजिस्टेंस कीप्स इंक्रीजिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट when a heavy coin falls from a short distance towards the ground, it does not reach the terminal velocity. Why this is so? Now this is the question which we discussed during the lecture as well कि देखें किसी भी ऑब्जेक्ट की टर्मिनल वेलोसिटी को रीच करने के लिए कंडीशन ये होती है कि इट्स वेट मस्ट बी इक्वल टू एयर रेजिस्टेंस। लेकिन अगर कोई हैवियर ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको शॉर्टर डिस्टेंस से फॉल करेंगे तो उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि उसकी जो एयर रेजिस्टेंस है दैट कुड बी इक्वल टू इट्स वेट, बिकॉज उसका वेट बहुत लार्जर होता है। एयर रेजिस्टेंस को इतना टाइम नहीं मिलता कि वो उसके वेट के इक्वल हो जाए। तो अगर उसको इतना टाइम नहीं मिल रहा, उसके वेट के इक्वल नहीं हो रही, सो इट विल नॉट रीच टू इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। तो आपने सिर्फ रीजन बताना है, तो रीजन उसका क्या होगा, द वेट ऑफ द कॉइन इज ऑलवेज मोर देन द एयर रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से वो टर्मिनल वेलोसिटी को रीच नहीं करेगा।
Now this is the question again. This question we discussed this question during the lecture. आपने बताना है कि what is the terminal velocity after opening the parachute. अब देखें इनिशियली अगर हम मोशन को कंसीडर करें, सो दिस इज द टाइम ऑफ फॉलिंग. जैसे जैसे ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है. एट दिस टाइम वी कैन से दैट इट हैज रीच्ड इट्स टर्मिनल वेलोसिटी. और उसके बाद उसने पैराशूट जैसे ही ओपन किया उसकी वेलोसिटी जो है एक सडन डिक्रीज आ जाता है. ये सडन डिक्रीज इसलिए आ रहा है बिकॉज एट दिस टाइम एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है. जैसे ही पैराशूट ओपन होता है उसका पैराशूट के वाइडर एरिया की वजह से एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई. सो अगेन स्पीड विल रिड्यूस, बट एयर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है स्पीड पे. तो अगर स्पीड रिड्यूस हो रही है तो एयर रेजिस्टेंस दोबारा रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी. अगेन इट विल रीच इट विल बिकम इक्वल टू द वेट. जब दोबारा वो वेट के इक्वल हो जाएगी तो अगेन ऑब्जेक्ट विल रीच टू इट्स टर्मिनल वेलोसिटी अगेन. सो फाइनली उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी दैट इज एट पॉइंट डी. Now next question, the graph shows how the height of an object above the ground changes with the time. Now अब ये जो ग्राफ है, अब देखें प्रीवियसली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए बिकॉज प्रीवियसली जितने भी हमने देखे उन ग्राफ में मोस्टली हमें स्पीड टाइम ग्राफ गिवन होते हैं. बट इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन द हाइट ऑफ द ग्राफ. अब इस हाइट से हमने फाइंड करना है व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी. स्पीड टाइम ग्राफ से तो हम इजीली फाइंड कर लेते हैं. अब ये है हाइट ग्राफ. नाउ अगर हम इसको कंपेयर करें स्पीड टाइम ग्राफ से तो टर्मिनल वेलोसिटी उस पॉइंट पर ऑब्टेन होती है जहां पर स्पीड कांस्टेंट होती है. नाउ सॉरी, स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब ये होता है कि इस पॉइंट के आने के बाद ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल, बिकॉज स्पीड कांस्टेंट है तो वो फॉर द एवरी टाइम इंटरवल उसका जो कवरिंग डिस्टेंस होगा वो सेम होगा. तो इट मीन्स के इस ग्राफ से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वेयर इज द टर्मिनल वेलोसिटी. सो जहाँ पर इसके जो हाइट है जहाँ पर आके वो कांस्टेंट हो रही है, कांस्टेंट वैल्यू एक मीन्स के कांस्टेंट वैल्यू के साथ उसकी हाइट डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स के दैट पॉइंट इज द टर्मिनल वेलोसिटी. सो वो पॉइंट अगर हम ग्राफ में फाइंड करें, सो दिस इज द पॉइंट. आप देखें इस पॉइंट से पहले देयर इज अ कर्व इन द ग्राफ. इट मीन्स के यहाँ पर स्पीड चेंज हो रही है. नाउ आफ्टर दिस पॉइंट डिस्टेंस या जो हाइट है दैट इज डिक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, बिकॉज ऑब्जेक्ट जब नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा सो डेफिनेटली हाइट डिक्रीज हो रही होगी. ठीक है ना. सो इसकी हाइट एक कांस्टेंट रेट के साथ डिक्रीज हो रही है. दैट मीन्स के इस पॉइंट के बाद ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है. दैट स्पीड या दैट वेलोसिटी से टर्मिनल वेलोसिटी. तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि दिस इज द पॉइंट एट विच ऑब्जेक्ट विल हैव टर्मिनल वेलोसिटी. अब हम देखते हैं कि जब ये टर्मिनल वेलोसिटी को जब उसने ऑब्टेन की या जब वो टर्मिनल वेलोसिटी उसने रीच कर ली उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था, कितनी हाइट उसने कवर कर ली थी. सो अगर हम इस ग्राफ से देखें सो दिस इज हाइट इज 3.5 मीटर्स. दैट मीन्स के आउट ऑफ 4 मीटर्स 0.5 मीटर्स उसने बिफोर रीचिंग द टर्मिनल वेलोसिटी ट्रेवल किया था. बाकी रिमेनिंग के जो 3.5 मीटर्स हैं वो उसने आफ्टर रीचिंग द टर्मिनल वेलोसिटी उसने कवर किए. ठीक है, ये तो हो गया हाइट. अब हम देखते हैं कि इस हाइट पे या इस टर्मिनल वेलोसिटी पे टर्मिनल वेलोसिटी पहुंचने तक ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम लिया. तो वो टाइम हमें कैसा पता चलेगा. सो अगेन हम इस पॉइंट पर अगर टाइम की वैल्यू फाइंड करें सो इफ दिस इज 0.5 दिस इज 1 सो दैट इज 0.75 सेकेंड्स. तो इट मीन्स के आफ्टर 0.75 सेकेंड ऑब्जेक्ट हैज स्टार्टेड मूविंग विद द टर्मिनल वेलोसिटी. सो अब हमें हाइट भी मिल गई, मीन्स के डिस्टेंस भी मिल गया. हमें टाइम हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे. कैसे फाइंड आउट करेंगे. दिस इज द टोटल टाइम 2.5 जिसमें ऑब्जेक्ट की टर्मिनल वेलोसिटी वाली मीन्स के डिस्टेंस और बिफोर टर्मिनल वेलोसिटी वाले दोनों हैं. बट हमने जो स्पीड जो फाइंड करनी है जो दैट इज मीन्स के टर्मिनल वेलोसिटी वाली स्पीड फाइंड करनी है. टर्मिनल वेलोसिटी पे कितनी उसकी जो वैल्यू होगी वो फाइंड करनी है. सो इट मीन्स कि हमने टाइम वही कंसीडर करना है जिसमें वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं. सो वो टाइम हम कैसे फाइंड करेंगे. जस्ट बाय सब्ट्रैक्टिंग 2.5 बिकॉज दिस इज द इस टाइम से अगर हम ये वाली वैल्यू फाइंड कर लें तो वील फाइंड आउट कि व्हाट इज द टाइम इंटरवल फॉर टर्मिनल वेलोसिटी फॉर द कांस्टेंट वेलोसिटी. सो दैट इज 1.75 सेकेंड्स. तो ये हमें टाइम मिल गया. अब हम टाइम भी मिल गया, डिस्टेंस भी मिल गया. अब सिंपली हमने स्पीड फाइंड करनी है तो स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम. सो वील गेट 2 meters per second. So this is the terminal velocity for this object. Now next question is that steel ball is released just below the surface of a thick oil in a cylinder
during the first few centimeters of the travel, what is the acceleration of the ball? Now this is the question which we have already discussed कि देखें, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो लिक्विड हो चाहे गैस हो, जब आप थ्रो करते हैं तो अगर लिक्विड मीन्स के अगर एयर में थ्रो करेंगे तो उसके ऊपर जो अपवर्ड फोर्स जनरेट होगी दैट इज एयर रेजिस्टेंस। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में जब थ्रो करते हैं तो जो अपवर्ड फोर्स जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड द थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड, या जिसको हम बायन फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। सो दिस एक्ट्स इन द सेम वे एज एयर रेजिस्टेंस। तो जब ये एक्ट करने लगती है तो ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, जब तक डिक्रीज होती रहेगी जब तक वो टर्मिनल वेलोसिटी को रीच करेगा। सो इट मीन्स कि आपने यहाँ पे सिर्फ ये बताना है स्पीड। अब आप अगर ऑप्शंस को कंपेयर करें, कांस्टेंट एंड इक्वल टू 10 ये भी नहीं होता, कांस्टेंट बट लेस देन 10 ये भी नहीं होगा, डिक्रीजिंग बिकॉज ऑब्जेक्ट मूव करे तो इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी, इट विल कीप डिक्रीजिंग। सो दैट इज ऑप्शन सी। Now next question is that a table tennis ball is released from the top of an evacuated tube. Evacuated tube का मतलब ये है कि इसमें there is no air vacuum है। अब आपने बताना है which graph shows how the speed of the ball changes with the time as it falls bottom of the tube. अब आप देखें, अगर ये evacuated tube या वैक्यूम नहीं होता so this could be the graph, ठीक है ना, या फिर जहां पर वो टर्मिनल वेलोसिटी को रीच करता है so this could be the best option. But as दिस इज अ वैक्यूम, सो जस्ट रिकॉल कि हमने जब ड्यूरिंग लेक्चर हमने कंपेयर किया था ऑब्जेक्ट की मोशन इन एयर एंड वैक्यूम, तो देखें एयर के अंदर ऑब्जेक्ट बिकॉज एयर रेजिस्टेंस एक्ट करती है जिसकी वजह से उसमें एक्सीलरेशन में वेरिएशन आती है, बट वैक्यूम में क्या होता है, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। तो अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है दैट मीन्स कि उसकी जो एक्सेलरेशन है दैट विल रिमेन सेम, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगी। अगर एक्सेलरेशन सेम होने का मतलब है ऑब्जेक्ट विल मूव एट अ कांस्टेंट स्पीड, उसकी जो स्पीड है वो एवरी 1 सेकेंड उसमें 10 मीटर पर सेकेंड की इंक्रीज आती रहेगी, मीन्स कि उसकी स्पीड जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती रहेगी। सो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होने का मतलब है इसका जो ग्राफ होगा दैट विल लुक लाइक दिस वन। अगर ये वैक्यूम, अगर ये एयर होती तो फिर ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो सकता था, ठीक है। नाउ इन दिस केस दिस इज ऑप्शन ए। Now next question is that a skydiver falls from the race through the air and reaches terminal velocity. What is the acceleration of the skydiver during his fall? Acceleration आपने बतानी है, उसने टर्मिनल वेलोसिटी को रीच कर लिया। अब आप देखें जब वो टर्मिनल वेलोसिटी को रीच करेगा तो इनिशियली क्या हो रहा होता है, इनिशियली जब वो फॉल करता है उसकी एक्सेलरेशन होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है, जब वो टर्मिनल वेलोसिटी को रीच करता है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, दैट बिकम्स जीरो। इट मीन्स के स्टार्टिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर and decreasing to 0 meter per second square. So this is the correct option. Now next question, a coin falls through the air uh, from the wrist and eventually reaches a constant speed. So this is same way, अब यहाँ पर constant speed का term use हुआ है, same way जिस तरह terminal velocity होती है। Two forces P and Q act on the coin. What happens to the forces P and the resultant force on the coin before it reaches the constant speed? मतलब ये कि इसको आप कंपेयर करके इस तरह कह सकते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी से पहुंचने से पहले जो अपवर्ड फोर्स है P, इस पे क्या इफेक्ट होगा, और रिजल्टेंट फोर्स पे। अब आप देखिए Q इज द वेट, सो वेट रिमेन्स सेम, ये ग्रेविटी होती है, ये इसमें कोई चेंज नहीं आता, बट जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव करता रहता है ये अपवर्ड फोर्स इंक्रीज होती रहती है, तो इट मीन्स के P तो होगी इंक्रीज। अब P के इंक्रीज होने से इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिक्रीज होता रहता है, दैट मीन्स के जो रिजल्टेंट फोर्स है विच इज द डिफरेंस ऑफ दीज टू फोर्सेस वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है। ये सेम सिचुएशन है जो हमने इससे पहले डिस्कस की थी कि ऑब्जेक्ट जब फॉल करता है उसके नेट रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज होती रहती है। सो इट मीन्स के करेक्ट ऑप्शन विल बी फोर्स P क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इसके इंक्रीज होने से रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। Now next question is that the diagram shows a parachutist in 4 positions after she jumps from the high balloon. At which position does she have the terminal velocity? Terminal velocity का मतलब है no acceleration, means के जहाँ पर acceleration नहीं है तो कहाँ पर होनी चाहिए, where there is no acceleration, not accelerating, ठीक है ना। नॉट एक्सेलरेटिंग मतलब यहाँ पर क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट होगी तो इसके अंदर कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। सो दिस इज द situation at the terminal velocity. Now next question is that two men jump out of the aeroplane at the same time. One of the men opens his parachute and other man remains in the free fall, ठीक है।
अब फ्री फॉल वाला बिकॉज इसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ इंक्रीज आएगा। बट जिसने पैराशूट ओपन किया है इसकी एक्सेलरेशन रिड्यूस हो जाएगी, दैट्स वाई उसको इट विल टेक लॉन्गर टाइम। अब देखें इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, मीन्स के ये कम टाइम में इसने लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है। Why is the man in the free fall moving faster in the parachute? Faster parachute पे क्यों ट्रैवल कर रहा है? Because जो जिसने पैराशूट ओपन किया है इट एक्सपीरियंसेस द ग्रेटर एयर रेजिस्टेंस, मीन्स के एयर रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया अब आप कंपैरेटिवली देखें पैराशूट का बहुत ज़्यादा वाइडर होता है, तो जितना वाइडर सरफेस एरिया होगा वो उस पर एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इसके एक्सेलरेशन में उतनी ज़्यादा वेरिएशन होगी। Okay. Now next question is that which graph shows the motion of the heavy steel ball falling from the height of 2 meter? अब ये वही क्वेश्चन है कि अगर आप हेवी ऑब्जेक्ट को शॉर्टर डिस्टेंस से ड्रॉप करते हैं तो इट विल नॉट रीच इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। तो अगर वो टर्मिनल वेलोसिटी को रीच नहीं कर रहा सो दिस विल बी द शेप ऑफ द ग्राफ। अगर वो टर्मिनल वेलोसिटी को रीच करता तो फिर इस कंडीशन में उसका ग्राफ जो होता दैट वुड बी बी। ओके, अच्छा वन मोर थिंग इन दिस क्वेश्चन। अब आप देखें ये दोनों ग्राफ दे आर लुकिंग लाइक सेम, बट थिंग इज दैट दिस इज स्पीड टाइम, दिस इज अ डिस्टेंस टाइम। सो यू मस्ट हैव अ आइडिया कि यहाँ पर डिस्टेंस इस तरह से वेरी नहीं करता, स्पीड एक कांस्टेंट रेट के साथ वेरी करती है। सो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स द जर्नी। ठीक है, now this is the last question. Which graph represents the motion of the body falling vertically that reaches the terminal velocity? This is quite simple question. So this is the option B. So this is all about the questions from the dynamics. I hope your concepts are clear. If you still have any difficulty, अगर आपको कोई question मिलता है which is not included in this video and you are not getting that question, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो just you can text me on my WhatsApp number. आप question मुझे send कर दें तो I'll explain it to you. Okay, inshallah, see you with some more videos soon. Have a nice day. Allah Hafiz.